Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो एमपीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताया, उस बेस पर आपके सिलेबस को पार्ट ए पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम बेसिकली पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, जैसा कि देखिए अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ा रहे थे। क्लियर, जिसमें हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेकंड वन पीएन जंक्शन डायोड, थर्ड वन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज से हमारी न्यू और 4th यूनिट स्टार्ट हो रही है, दैट इज एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कहने का मतलब है आज से हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का, जिसका नाम है एफईटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर, थोड़ी सी एग्जाम को लेकर बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम एग्जाम डेट आ गई है, तो हमने भी आपको एक नोटिस के थ्रू, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है कि आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। सो देखिए, अब जो भी सिचुएशन है उसको फेस करना है, और अभी कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन या 15 दिन का ही टाइम है और आपकी एग्जाम है। क्लियर, अभी आपके पास मैक्सिमम 60 डेज हैं। मान के चलिए अगर आप 30 या 40 दिन में अपने सिलेबस को फिनिश कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप जब कोई भी चीज एक बार पढ़ी हुई होती है तो वो इजीली वे में रिकॉल हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इतना घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपका वैसे 10 सितंबर को पेपर है, और अभी ओवरऑल मोटा मोटा भी देखा जाए तो आपके पास 50 दिनों का समय है। ये हम सब कट पिट के बता रहे हैं आपको। कहने का मतलब है कुछ लोगों का कहीं जैसे हो सकता है आपके 10 दिन कहीं और किसी चीज में वेस्ट हो जाएं, लेकिन आप फिर भी मान के चलिए आपके पास 50 डेज है, और अगर आप इन 50 डेज को डेडिकेटेड वे में अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एमपी जो दिया है मध्य प्रदेश, तो सारे स्टूडेंट्स जो भी एमपी के हैं उन्होंने एमपी में जीके तो पढ़ ही रखा होगा, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है। समझ रहे हैं? जिन लोगों ने अभी अभी इससे पहले जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्जाम किया गया था, अगर आपने उसकी भी प्रिपरेशन कर रखी है और वो पढ़ रखा है, तो आप उस मध्य प्रदेश जीके को आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स पूरे 1 साल तक आप स्पीडी ले लीजिए, या फिर कोई ऐसी बुक प्रेफर करिए जिसमें पूरे साल 1.5 साल का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप कंप्यूटर का, आपने हो सकता है आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, आपने एमपी सब इंजीनियर्स का तैयारी किया होगा, या फिर आपने किसी भी एग्जाम जहां कंप्यूटर पूछा जाता है तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा ना उसको। तो आप उस जो भी आपने पढ़ रखा है पार्ट ए में, आप उसको रिवाइज करिए। आई थिंक आप लोग एमपीजी के तो पढ़ ही रखे होंगे, इतना तो हम श्योरिटी से बोलते हैं। इवन कुछ लोगों ने कंप्यूटर भी पूरा पढ़ रखा होगा। क्लियर, अब आपको जो टेंशन है वो पार्ट बी का है, जिसमें इंजीनियरिंग है एंड कौशल विकास व्यवसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर कहने का मतलब है आप मैक्सिमम मार्क्स पार्ट ए से ही गेन कर पाएंगे। समझ रहे? चूंकि चारों ब्रांचेस की इसमें इंजीनियरिंग है, और सभी बच्चों के लिए, जो बच्चा सिविल का है उसको सिविल के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ब्रांचेस का पढ़ना है। तो पहले आप अपने जो सिविल, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आप पहले अपनी इलेक्ट्रिकल में जो आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जो आपको उन्होंने एग्जाम सिलेबस बताया, उस बेस पे आप पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे उन्होंने मशीन सब्जेक्ट्स बताया है, मेजरमेंट बताया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट दिया है, एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट दिया है, समझ रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स कुछ मैसेज कर रहे हैं कि मैम इलेक्ट्रिकल पढ़ा दीजिए, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आज तो हम एक ही अभी मतलब पीडीएफ हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, लेकिन हम मशीन भी पैरेलली स्टार्ट कर देंगे। मशीन में आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है मशीन। ओवरऑल आपको बेसिक फंडामेंटल लॉस पता होना चाहिए, मैग्नेटिज्म पता होना चाहिए आपको, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, मतलब बहुत ऊपर लेवल पे, ज्यादा डीप में आपको जाना नहीं है क्योंकि सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल है। क्लियर? तो आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपका पार्ट ए है और उसके अलावा जो आपकी इंजीनियरिंग है, मतलब चूंकि आपने कहीं ना कहीं से मतलब किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं आप उनको रिवाइज करिए। और दूसरी बात, हम आपको एक कहने का मतलब है, हम सोच रहे हैं कि कुछ पैरेलली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें, सो देखते हैं अभी। लेकिन हम आपको इलेक्ट्रिकल में भी टॉपिक्स पढ़ा देंगे, जैसे ये देखिएगा इसमें थोड़ा सा, ये देखिए ये बहुत इजी है टॉपिक्स, कहने का मतलब ये मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट और ये ट्रांसफार्मर दिया है, ये तो बहुत ही मतलब बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग, उसके बाद ये देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन दे रखा है इन्होंने, डायनेमोमीटर, एनर्जी मीटर, ये सब पढ़ना है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ ये वाला जो है नेटवर्क का पोर्शन है, बाकी ये तीनों जो है मशीन से रिलेटेड है और इसमें कुछ कुछ मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। सो आप टेंशन ना लीजिए, हम अपने तरफ से पूरी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी ना घबराइए, पहले जो पढ़ रखा है उसको पैरेलली आप रिवाइज जरूर करते रहिएगा। और हमने जो पढ़ा रखा है आपको, स्पेशली 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए आपको जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे पार्ट ए के लिए, तो आपको यहाँ भी हेल्प होगा। आप थोड़ा सा सिलेबस को पहले एनालाइज करिए, ठीक है। ऐसे घबराने से नहीं होता है कि क्या होगा क्या पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। ये देखिए आपकी जो ये 2 टॉपिक्स है ना, इनको पहले आप पढ़िए क्या दिया है इसमें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, अरे भैया आप जब पार्ट ए के लिए कंप्यूटर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो जनरेशन आएगी वही तो यहाँ भी होगी ना। हर जगह अलग अलग जनरेशन थोड़ी ना होती है कि उसमें वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, माइक्रो प्रोसेसर है, फिर वीएलएसआई है, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होगी। उसके बाद मेमोरी में रेम रोम, ईपी रोम, पी रोम, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपने पढ़ रखे होंगे, समझ रहे हैं आप। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपके कंप्यूटर में जो पार्ट है उसमें भी कॉमन है और यहाँ इस सब्जेक्ट्स में भी कॉमन है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप शांति से और बिल्कुल पहले तो अपने माइंड को बहुत शांत रखिए, क्योंकि अब आपने जब जैसे ही ऐसा हमारे साथ भी मतलब हुआ है और होता भी है जनरली, ये मतलब एक जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं या जो भी जब कोई भी XYZ एग्जाम देने जाते हैं, तो जैसे ही एग्जाम डेट आती है ना, तो बच्चा मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मतलब बहुत माइंड पे लोड लेते हैं, ठीक है। ये चीज सही नहीं है। इवन आपको स्पेशली हम ये बोलना चाहेंगे कि आपके पास अभी कुछ तो अवेलेबल होगा ही। आप वोकेशनल को लेकर इतना टेंशन ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि वोकेशनल तो पढ़ा ही नहीं। तो भैया वोकेशनल आपने नहीं पढ़ा है तो सबने ही नहीं पढ़ा है ना। जो चीज आपको टफ लग रही है वो सबको टफ लग रही है, समझ रहे हैं आप बात को। और जो आप मतलब ऐसे नेगेटिविटी माइंड से ना पढ़ते हुए आप पॉजिटिवली लीजिए हर चीज को, और पहले तो जो पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करिए। क्लियर? जब आप यूनिट वाइज यूनिट आप पढ़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब आप में थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा। समझ आ रही है बात? अब ये कुछ लोग तो इसको बस इसको लेकर रो रहे हैं कि वोकेशनल कहाँ से पढ़ें, वोकेशनल। अरे तो जो ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा पेपर वोकेशनल से ही आना है, समझ रहे हैं आप। हम आपको चलिए हम कुछ करते हैं वोकेशनल के लिए, कुछ हमारे पास नोट्स अगर होंगे तो हम आपको जरूर अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक जहाँ जो चीजें अवेलेबल है आप उसको तो पढ़िए, समझ आ रही है बात। तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आज हम अपना न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है यूनिट 4 FET, दैट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझ आ रही है बात?
इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, बीजेटी पढ़ा था, उसका फुल फॉर्म क्या था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दैट मीन्स इस वाले जो यूनिट 4 है, दैट मीन्स जो नया यूनिट है उसका नाम है एफईटी, दैट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझ आ रही है बात? देखिएगा अब बिल्कुल टू द पॉइंट बातें याद रखनी है आपको ना, एक ज्यादा ना एक कम, बस ये जो जो बता रहे हैं वो भी याद रखिएगा। ये देखिएगा, वेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET, ओके। FET दैट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कैसा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर मतलब सिंगल चार्ज कैरियर होता है। सिंगल चार्ज कैरियर या तो मेजोरिटी होगा या माइनॉरिटी होगा, तो यहाँ जो सिंगल चार्ज कैरियर होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि जो FET होता है वो सिंगल चार्ज कैरियर होता है, तो सिंगल चार्ज कैरियर में कौन सा चार्ज कैरियर होता है, मेजोरिटी होता है या माइनॉरिटी होता है? तो आप क्या बोलेंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा या नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा कि FET जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से पढ़िए। अपने एग्जाम के जो एग्जाम का जो लोड है उसको एक तरफ हटाइए और शांत मन से पढ़िए, तो आपको सब अच्छा लगेगा। और जब आप कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम का कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा, FET जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्लियर? क्या होता है FET? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात आपको याद रखनी है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है, दैट मीन्स सिंगल चार्ज कैरियर होता है। दैट मीन्स मेजोरिटी होती है सिंगल चार्ज कैरियर में। उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि FET जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। उसके बाद देखिएगा इसमें जो इनपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, VGS होता है। VGS दैट मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज। जिस तरह BJT में टर्मिनल होते हैं उसी तरह FET में भी 3 टर्मिनल होते हैं, और इन टर्मिनल के नाम क्या है, सोर्स, गेट और ड्रेन। उसमें क्या था BJT में, एमीटर, बेस, कलेक्टर। FET के तीनों टर्मिनल आपको याद रखने हैं, क्या क्या होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, सिमेट्रिकल डिवाइस होती है। सिमेट्रिकल दैट मीन्स करंट एंड सोर्स टर्मिनल आर इंटरचेंजेबल, मतलब जो आपका ड्रेन है और जो सोर्स टर्मिनल है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका जो FET है वो क्या है, सिमेट्रिकल डिवाइस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना आज के वीडियो में FET का, यहीं से कम 10 से 12 क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिए। FET क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। चूंकि करंट सोर्स जो होता है इसमें जो करंट होता है वो आउटपुट होता है, और आउटपुट करंट कौन सा होता है, IDS, दैट मीन्स ड्रेन टू सोर्स करंट। तो आपको क्या याद रखना है, FET जो होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। क्लियर? उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। क्लियर? हाईली थर्मल स्टेबल डिवाइस होता है। समझ आ रही है बात? ये बात याद रखिएगा बिल्कुल कि FET कैसा होता है, हाईली थर्मल स्टेबल डिवाइस होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ड्यू टू एब्सेंस और नेग्लिजिबल माइनॉरिटी कंसंट्रेशन हाईली थर्मल स्टेबल होता है। क्योंकि इसमें माइनॉरिटी एब्सेंट होता है, जब माइनॉरिटी नहीं होगा तो हाईली थर्मल स्टेबल डिवाइस होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, लेस नॉइज होता है। ओके अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है। गेन इनटू बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब कोई चीज बढ़ेगी और कोई चीज घटेगी तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है,
गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ एफईटी इज लेसर देन बीजेटी। अभी हम लास्ट में बीजेटी और एफईटी को कंपेयर भी करेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो एफईटी का है वो लेस होता है किससे, बीजेटी से। क्लियर। उसके बाद देखिएगा बीजेटी इज बेटर एम्पलीफायर, गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट हायर होता है किसका, एफईटी का। उसके बाद देखिएगा एफईटी इनपुट जो होता है रिवर्स बायस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस जो होता है हाई होता है, किस रेंज में होता है, मेगा ओम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफईटी का इनपुट रेजिस्टेंस किस रेंज में होता है, तो आप बोलेंगे मेगा ओम की रेंज में होता है। फिर आपसे क्वेश्चन निकल कर आएगा कि एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, लो होता है, मीडियम होता है या नन, तो आप क्या बोलेंगे, हाई होता है। वोल्टेज गेन, एफईटी का वोल्टेज गेन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कम, लो होता है। बैंडविड्थ कैसा होगा, तो आप बोलेंगे हाई होता है। एक ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा ना, समझ आ रही है बात। सो नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें आपको याद रखनी है, समझ आ रही है बात। वोल्टेज गेन एफईटी का कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि एफईटी का बैंडविड्थ कैसा होता है, तो आप बोलेंगे हायर होता है। 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, मतलब सोर्स से चार्ज कैरियर एंटर होता है, ड्रेन से चार्ज कैरियर आउटवर्ड जाता है, और गेट जो है कंट्रोलिंग का काम करता है। समझ आ रही है बात। अभी हम थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ा रहे हैं अब आपको, क्योंकि आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है और हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से मतलब आपको कहीं कंटेंट में या फिर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप कम समय में पूरा आपका कवर हो जाएगा, तो आप लोग प्रॉपरली लिख कर मतलब नोट्स बनाकर उसको रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर। सो देखिएगा, आपको ये याद रखना है कि एफईटी में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन और एक होता है गेट। सोर्स क्या करता है, सोर्स है ना चार्ज कैरियर का को एंटर कराता है, ठीक है। ड्रेन क्या करता है, चार्ज कैरियर आउटवर्ड जाता है। गेट क्या होता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए क्या लिखा है, एफईटी एनालॉजी विथ बीजेटी, दैट मीन्स बीजेटी और एफईटी का हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंपेयर्स। ओके, बीजेटी और एफईटी। देखिए बीजेटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं, एफईटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं। बीजेटी के 3 टर्मिनल का नाम क्या है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसी तरह एफईटी के 3 टर्मिनल का नाम क्या है, सोर्स, गेट, ड्रेन। क्लियर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी तरह एफईटी में क्या होता है, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिस तरह बीजेटी में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी तरह एफईटी में कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिस तरह कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम एमिटर फॉलोवर कहते हैं, उसी तरह कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम सोर्स फॉलोवर कहते हैं। जिस तरह बीजेटी में एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, उसी तरह एफईटी में एन चैनल होता है। जिस तरह बीजेटी में पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, उसी तरह एफईटी में पी चैनल होता है। क्लियर, बात आ रही है समझ में। तो ये क्या हुआ, एनालॉजी हुई। क्या याद रखना, आपको एग्जामिनर पूछ लेंगे एफईटी के 3 टर्मिनल का नाम बताइए, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा एफईटी का टर्मिनल नहीं है। मान लीजिए सोर्स, गेट, ड्रेन दे दिया और एक दे दिया कलेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे, कलेक्टर नहीं है, क्योंकि कलेक्टर तो बीजेटी का टर्मिनल होता है। आपसे पूछ लेंगे कि कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सोर्स फॉलोवर बोला जाता है। समझ रहे हैं आप बात को। आपसे बीजेटी का कंपेयर करके आपसे एफईटी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सो देखिएगा कुछ फुल फॉर्म निकल कर आते हैं, जैसा कि हमारा एक एफईटी में एक होता है जेएफईटी, तो आपसे एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछेंगे कि बताइए जेएफईटी, द फुल फॉर्म ऑफ जेएफईटी, तो आप क्या बोलेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब बार बार हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बातें बताई जा रही है, और ये जो है एज अ
मतलब समझ रहे हैं आप कि जब कोई कहीं ऐप में या फिर कहीं भी कोई ऑनलाइन क्लासेस या जो भी है आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, तो उसका जो निचोड़ होता है ना, मान लीजिए किसी बुक में आप कोई 2 यूनिट पढ़ते हैं तो उस यूनिट का जो निचोड़ होता है ना वो दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसमें से भी आप ये मत निकालिएगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आप टू द पॉइंट पढ़ते जाइएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। कुछ लोग मतलब शॉर्ट नोट्स में से भी शॉर्ट कर लेते हैं ना, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको जो बातें बताई जा रही है आप याद रखिएगा। जेएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसी तरीके से एमईएसएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमआईएसएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बहुत बार फुल फॉर्म पूछ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, इवन ईएससी में भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं फुल फॉर्म से। क्लियर? सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इनको याद रखिएगा। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और आईजीएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, सो जेएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेमीकंडक्टर जंक्शन। एमईएसएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। वेट अ सेकेंड, सॉरी, ये देखिएगा जेएफईटी में क्या होता है? सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है। एमईएसएफईटी में क्या होता है? मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है। एमआईएसएफईटी में क्या होता है? इंसुलेटेड लेयर के थ्रू सेपरेट किया जाता है। और मॉसफेट और आईजीएफईटी में क्या होता है? जो इंसुलेटिंग लेयर होती है, इनको पहचानने के तरीके क्या हैं? जेएफईटी में क्या होता है? सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। एमईएसएफईटी में क्या होता है? मेटल और सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। एमआईएसएफईटी में क्या होता है? इंसुलेटिंग लेयर के थ्रू सेपरेट होता है। और मॉसफेट में क्या होती है? इंसुलेटिंग लेयर होती है। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर करिएगा। बिल्कुल पूरा लेक्चर देखिएगा आप, ठीक है। सो देखिए, हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। देखिए, आज का सेशन हम स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन सेशन था, और कुछ हमने एग्जाम पे को लेकर भी थोड़ा सा बात किया। सो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सामने आती है तो मतलब या तो वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई हो सकता है आपको कोई समस्या आ गई हो लाइफ में या फिर जो भी हो XYZ, तो आपको उस चीज़ का सामना करना चाहिए, ना कि उसका रोना लेकर बैठे रहना चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम है, हो सकता है ना, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दीजिए आप, अपना जितना भी एफर्ट लगा सकते हैं आप दीजिए, एफर्ट लगाइए। नहीं भी होगा तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिलेगा ना, कि हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अरे भैया, नहीं हो पाएगा तो आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं तो आपको काम आएगा, ठीक है। तो आप ये सब ना सोचते हुए एग्जाम टाइम पे ये थोड़ी ना सोचा जाता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये तो आफ्टर एग्जामिनेशन सोचा जाता है कि एग्जाम ऐसा गया है तो सिलेक्शन होगा या नहीं। अभी आप फिलहाल अपने एग्जाम प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। सिलेक्शन हो ना हो ये सब बात की बात है, और ये बहुत चीज़ें, मतलब सिलेक्शन पे बहुत सारे बेस होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप ये सब चीज़ें में ना पढ़िए कि कोर्ट केस हो रहा है, रिजर्वेशन चल रहा है, इसमें संविदा पोस्ट है, वैकेंसी, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल बस एग्जाम प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, और आप जितना एफर्ट कर सकते हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ाने की सोचिए कि आपको बहुत अच्छे से एग्जाम सिलेबस को कवर करना है और एग्जाम को देना है। सिलेक्शन हो ना हो ये सब बात की बातें होती है, ठीक है। सो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? एफईटी बोलते हैं। क्लियर? सो देखिएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है। यूनिपोलर डिवाइस दैट मीन्स सिंगल चार्ज कैरियर होता है। सिंगल चार्ज कैरियर दैट मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है।
वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्या होता है? एफईटी जो होता है कंट्रोल्ड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्लियर? इसमें जो इनपुट वोल्टेज होता है वो वीजीएस होता है। वीजीएस दैट मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज। इसके बाद 3 टर्मिनल होते हैं हमारे एफईटी में, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। क्लियर? याद रखिएगा टर्मिनल के नाम। उसके बाद देखिएगा आपका जो एफईटी होता है सिमेट्रिकल डिवाइस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ड्रेन और सोर्स इंटरचेंजेबल होते हैं। उसके बाद आपका जो एफईटी होता है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, क्योंकि इसमें आउटपुट जो होता है करंट होता है। तो आउटपुट जो होता है ड्रेन टू सोर्स करंट होता है। ओके, हाईली थर्मल स्टेबल डिवाइस होता है। उसके बाद आप ये याद रखिएगा इसमें लेस नॉइस होता है। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है वो कम होता है। ओके, बीजेटी जो होता है बेटर एम्पलीफायर होता है। एफईटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होता है हाई होता है। किस रेंज में होता है? मेगा ओम रेंज में होता है। वोल्टेज गेन जो होता है लेस होता है। बैंडविड्थ जो होता है हाई होता है। आपके एफईटी के 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स क्या करता है? चार्ज कैरियर को एंटर करवाता है। ड्रेन जो होता है चार्ज कैरियर को आउटवर्ड कराता है। और गेट जो है कंट्रोलिंग का काम करता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं, गेट का क्या काम होता है, वोल्टेज गेन कैसा होता है एफईटी का, बैंडविड्थ कैसा होता है एफईटी का, इनपुट रेजिस्टेंस किस रेंज में होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट किसका ज्यादा होता है। ये सब चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। उसके बाद हमने एनालॉजी देखा, तो देखिए 3 टर्मिनल दोनों में होते हैं। तीनों आपको टर्मिनल्स के नाम याद रखने हैं। आपको याद रखना है एमिटर फॉलोवर किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को। इन सेम वे आपको अगर एग्जामिनर पूछते हैं कि सोर्स फॉलोवर किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ड्रेन कॉन्फ़िगरेशंस को। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये कुछ फुल फॉर्म्स हमने बताए थे जो कि जेएफईटी, एमईएस एफईटी, एमआईएस एफईटी और मॉसफेट या फिर आईजीएफईटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गेट इंसुलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके बाद आपको ये जंक्शंस के बारे में याद रखना है कि जेएफईटी में सेमीकंडक्टर जंक्शन, एमईएस एफईटी में मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, एमआईएस एफईटी में क्या होता है? इंसुलेटिंग लेयर के थ्रू सेपरेट होता है जंक्शन। और मॉसफेट या आईजीएफटी में क्या होता है? इंसुलेटिंग लेयर होती है SiO2, दैट मीन SiO2 लेयर होती है। चलिए ये हम बाद में आपको लिखवाएंगे, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि किसकी लेयर होती है। क्लियर? सो SiO2 की होती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। सो बेसिकली आज हमारा जो था बीजेटी का इंट्रोडक्शन सेशन था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेटी के इंट्रोडक्शन सेशन से ही 5 से 10 क्वेश्चन निकलते हैं। और टू द पॉइंट आपको बातें याद रखनी है। अब जाना मतलब अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ से जो कंटेंट आपको यूनिक वे में मिल रहा है वो पढ़ते जाइए। समझ आई ये बात? तो बिल्कुल 10 सितंबर के लिए तैयार रहिएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब पूछते हैं कि मैम एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये फाइनल है? तो देखिए अभी तो फिलहाल यही आपको अपने मतलब यही है कि 10 सितंबर को एग्जाम होना ही है, ठीक है? अब इसमें चेंजेस की कोई मतलब वो नहीं दिखती हमें तो कि एग्जाम डेट चेंज होगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हैं। सो आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम टू द डेट होना है, ठीक है? कहने का मतलब है आपका जो डेट दे रखा है एग्जाम का वो टाइम पर ही होगा। आप लोग कुछ, ठीक है, जो कमेंट कर रहे थे कि मैम एग्जाम टाइम पर ही होगा, तो यस, आपका डेफिनेटली एग्जाम 10 सितंबर को ही होना है। मोस्ट प्रोबेबली तो अभी फिलहाल यही संभावना है, संभावना नहीं है, यही श्योरिटी है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 10 सितंबर को ही होगा। और आप 10 सितंबर को मानकर अपनी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से डेडिकेटेड वे में अब स्टार्ट कर दीजिए। 50 दिन की अपनी कुछ प्लानिंग करिए और उस बेस पे आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। क्लियर?
तो देखिए आज हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने एफईटी का इंट्रोडक्शन सेशन दे चुके हैं और इसी इंट्रोडक्शन सेशन से आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में। ठीक है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में एफईटी से यहाँ इस इंट्रोडक्शन सेशन से 5 से 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप फाइनली इस थ्योरी को पढ़कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अदरवाइज हम भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, सो यूनिट 4 एफईटी का जिस स्टार्टिंग हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन सेशन कंप्लीट किया। सो रिवीजन ज़रूर करिएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, रिवीजन ज़रूर करिएगा। और हम आपको फिर भी एक बात बोलना चाहेंगे, अभी भी यदि किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप चैनल पे विजिट करिए और प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनवा दी है। तो आप 1 बाय 1 उस लेक्चर्स को देखिए तो आपको बहुत हेल्प होगा। क्लियर? सो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।